थैंक यू सर। So introduce yourself. सर मैं आई स्पीक इन हिंदी प्लीज Okay. बिकॉज आई फील बेटर इन हिंदी। ठीक है Okay. सर मेरा नाम दर्शना है, मैं छापा से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन NKHS गुजराती गर्ल्स कॉलेज से कंप्लीट किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने IMS DAV कॉलेज से कंप्लीट किया है। Okay. So आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। Okay. Everybody have that. Okay. कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो आप करना पसंद करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, या इंटरेस्ट किसी चीज़ में हॉबीज़ के अलावा? हॉबीज़ के अलावा सर मैं अपने खुद के बारे में बोलना चाहूँगी कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और किसी चीज़ को अगर करती हूँ तो हार्ड वर्किंग हूँ, पेशेंस हूँ कि मैं छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है सर, तो बारीकी से करना होता है, तो उन चीज़ों को मैं बहुत पेशेंटली करती हूँ सर। एम्ब्रॉयडरी वगैरह? ये सर ये सर जैसे पेपर वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, रिसाइकल वगैरह करके पेपर का कुछ बनाना है, इस टाइप की यस चीज़ें? सर। ओके। सो और आपकी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ है मेरी, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ सर मैं। वैसे और वीकनेस कोई? वीकनेस सर यस, मैं कोई मुझसे पूछता है, कोई काम के लिए या कोई हेल्प के लिए पूछता है तो मैं उसको इजीली ना नहीं बोल पाती हूँ सर। ओके। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन। और PG भी आपने किया? यस सर, MBA। MBA में तो खासतौर से बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत आपको सिखाया जाता होगा। हाँ सर। तो उसमें एक टर्म है यू एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड। नो सर, मैंने सुना नहीं है। ठीक है। जैसे मैं अभी देख रहा था आपका इसमें, तो आपके मार्क्स तो काफ़ी ठीक है। इंग्लिश में आपका इसमें ग्रेस एक लगा हुआ है। यस सर, 10th में उस वक्त सर मेरी सिचुएशन जो थी मुझे समझ में नहीं आता था, जो पढ़ाई का लेवल है, मैं जो सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक है उसको समझ ही नहीं पाती थी। जैसे बाद में जाके मैंने उन चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट करना चालू किया, तब मैंने उसको समझा। बट मुझे 10th तक मैं स्कूलिंग जो की मैंने, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और वो आंसर क्या है, उसका कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने आगे भोपाल गई, मैं जैसे नन बनने गई थी मैं, बट वहाँ से मैं वापस से रिटर्न हो चुकी हूँ, तो वहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम से किया। 10th तक मैंने हिंदी मीडियम से किया था सर। आप देखेंगे मेरी मार्कशीट, तो जहाँ मुझे ग्रेस मिली है वहीं 12th में मुझे सबसे अच्छे मार्क्स मिले। डिस्टिंक्शन भी है आपका? यस सर। तो मैंने जो मेरी वीकनेस थी, मैं इसलिए कहती हूँ मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ क्योंकि मेरी जो वीकनेस है उसको मैं एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और उसको अच्छे से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपने कहा आप नन बनने के लिए गई थी, yes. तो ऐसा क्यों? सर मैं मेरा मानना ये था कि मेरी इच्छा थी कि मैं सोशल वर्क करूं, पर वहाँ जाके मुझे लगा कि मैं सोशल वर्क कर नहीं पा रही हूँ। जैसे कि हमको अंदर रहना है, लोगों से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, तो वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अगर मैं अंदर हूँ तो मैं लोगों से मिल नहीं रही हूँ, तो मैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाऊँगी, उनकी सेवा कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, तो मम्मा ने बताया कि आप ज़रूर नहीं है वहीं रहकर लोगों की सेवा कर सकती हो, बाहर आकर अच्छी जॉब कर सकती हो, आप इनकम अच्छी हो तो उससे भी लोगों की अच्छी सेवा कर सकती हो। तो इसलिए सर मैंने छोड़ने का निर्णय ले लिया। आपका BSc में जैसे आप आई, तो यहाँ आप यदि किसी भी पोस्ट को पाएंगे तो आपको उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर ये मेरी BSc की नहीं है सर, ये है डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर की पोस्ट है, उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ सर। ओके। मतलब आपका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर नहीं है? सर था मेरा, PSC फाइट करने का था, बट मुझे चांस नहीं मिल पाया सर। ग्रेजुएशन और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुझे चांस नहीं मिल पाया सर। ठीक है। मुझे आप अपने बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, कि हम आपको इस पोस्ट पर आखिर लें तो क्यों लें, क्या डिफरेंट है आप बाकी अदर एस्पिरेंट्स? यस सर, मैं टेक फ्यू सेकेंड टू थिंक। You will have. सर
यस सर, जैसे मैंने आपको बताया मेरी हॉबीज़ के बारे में, मेरे इंटरेस्ट के बारे में, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। अगर मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ तो मैं आगे जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग आधे पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ ग्रेजुएशन करके छोड़ चुके हैं। तो सर मैं उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकती हूँ कि उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर्स बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से उनमें जाने के लिए उनकी इम्पोर्टेंस बता सकती हूँ, उनके बेनिफिट्स बता सकती हूँ। और बहुत सारे बच्चे जैसे कि उनको पता ही नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। सर उनको पता नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर्स में जाएं कैसे, वहाँ जाने के ऑप्शंस क्या है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, जैसे चले जाते हैं अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उनमें स्किल्स होती है, फिर भी चले जाते हैं काम पर, मजदूरी करते हैं। तो उनकी जितनी पढ़ाई की वो सब वेस्ट हो जाती है। और मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेहनत कर सकती हूँ सर। और अपनी जॉब को, प्रोफेशनल जॉब को मैं अधिक से अधिक टाइम दे सकती हूँ। मैं सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग हूँ और बहुत पेशेंस हूँ। तो मैं उसमें जल्दी से, जैसे कि कोई किसी काम नहीं हो पा रहा है तो इरिटेट हो जाता है सर, मैं उसमें इरिटेट नहीं होती हूँ जल्दी से। मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं पेशेंस हूँ, तो मैं उस काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगी और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट अच्छे तरीके से करूँगी। आपने कहा हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्किंग क्या डिफरेंस है? सर स्मार्ट वर्किंग वो होती है, जैसे हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग का ही पार्ट है। अगर स्मार्ट वर्किंग है तो हार्ड वर्किंग बहुत आसानी से हो जाएगी, और हार्ड वर्किंग ओनली है तो वो बहुत लंबा टाइम लेगी आपका। स्मार्ट वर्किंग है तो उसको हार्ड वर्किंग में चेंज कर सकते हैं, पर वो कम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। बोथ आर सेम थिंग? नो, सेम थिंग्स नहीं है, दे आर डिफरेंट। ओनली हार्ड वर्किंग है तो आपने स्किल से सब कुछ है, बट उस काम को आप स्मार्टली नहीं कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो मैं कोई काम कर रही हूँ, उसको मैं अकेले कर रही हूँ और किसी को लिया मैंने। अब मैंने उनको कोई काम बताया है कि आप ये काम कर दीजिए, अब वो करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन अब मैंने उनको मतलब एज अ बॉस उनको लीड किया, तो हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स नेगेटिव हो, बट एज ए लीडर मैंने उनको जैसे अपना दोस्त समझ के या फिर कैजुअली उनके साथ बिहेव करके अच्छे से किया, तो वो मुझे मानेंगे कि ये तो बहुत अच्छा बंदा है, हमारे बारे में सोचता है, तो वो मेरा काम जितनी जल्दी हो सके अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक स्मार्ट वर्क हो गया, और मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से एक हार्ड वर्क हो गया। तो दोनों मिला के मेरा काम अच्छे से कंप्लीट भी हो गया, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ओके, सो हाउ वुड यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर? स्ट्रेस एंड प्रेशर सर, मुझे जैसे कोई प्रेशर है तो सबसे पहले तो मैं उस काम को करने के लिए उसको समझूंगी, और जैसे मेरी खुद की कोई काम करना है मुझे, तो मैं उसको जल्दी से नहीं कर पाऊंगी, बट उसके लिए मुझे खुद को सोचना है। जैसे मैं मेरे हाउस होल्ड के बारे में, अभी मैं 4 साल से घर में हूँ, तो उसको प्रेशर को मैं कम करने के लिए करती हूँ। जैसे अकेली रहती हूँ तो मेडिटेशन करती हूँ सर, सुबह सुबह कुछ योगा कर लेती हूँ, फिर जैसे खाना वाना बनाते वक्त म्यूज़िक सुन लेती हूँ। तो सर ऐसे ही इन चीज़ों को मैं अपनी जॉब में भी अलग तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ सर। जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं सर? एज ए जॉब में अगर आपको आपके अपर अधिकारी का प्रेशर है किसी चीज़ का, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? सर अगर वो मेरे अंडर काम आता है तो ये कोई नेगेटिव वाली बात ही नहीं, वो मेरा काम ही है, तो उसको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बहुत डीप में समझ के करके वो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं सर। ओके, सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप एज अ लीडर अपने आप को कितना रेट करेंगे? 1 to 10 एज अ लीडर आप कितना रेट करना चाहेंगे अपने आप को? आफ्टर 10 सर मैं 8 दूंगी, कि उसमें भी कुछ वीकनेसेस है मेरी, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। तो जैसे हो सकता है कि मैं लीडरशिप के बीच में हो सकता है कि कुछ बातें मेरे आड़े आ जाए और उनको मैं एज अ लीडर की जगह मैं बॉस क्रिएट कर लूँ, बॉस बन के काम करवाऊँ या ऐसा कुछ। तो इफ़ यू आर सेइंग 8 तो पहले से आपने 2 माइनस कर लिया है,
यस सर। मतलब अगर आपका कोई घर का आदमी उस चीज़ में इन्वॉल्व होगा यस सर। तो आप उसमें पीछे हट सकती हैं एज अ लीडर, या तो आपको कहना था कि मैं 10। यस सर। सर तो ऐसा कुछ है क्या? नो सर, मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि ये मेरा चांस है और मेरे लिए काम है, तो उसको मैं इनिशिएटिव लूँगी और लीडर के लिए मैं ऑफ कोर्स आगे आऊँगी। यहाँ किस पोस्ट के लिए हैं? यहाँ हम एक ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो कि काम को समझे और काम को अच्छे से हैंडल करे। यस सर। और यदि आप अपने आप को स्कोर 8 कर रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। जब आप 8 शो कर रहे हैं तो आने वाला जो दूसरा है वो तो आपको हो सकता है और कम करेगा, तो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। यस सर। चलिए, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा आज का? नो सर। रीडिंग कुछ खबरें, एक या दो दिन की कुछ बड़ी खबरें आपने यदि पढ़ी इस वीक की? इस वीक की? इस वीक सर। अच्छा चलिए, आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा? यस सर। यस सर। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, इंडिया में आ रहा है जो। हाँ यस सर, सुना है पर उसको मैंने पढ़ा नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा? यस सर। तो इतना खर्च हो रहा है इसमें, 5,000 करोड़, हर करोड़, 1,000 करोड़ रुपए, तो ये क्यों खर्च कर रही है गवर्नमेंट? इससे फ़ायदा क्या है हमें? सर इसमें गवर्नमेंट का एक ये पॉइंट हो सकता है, और पॉइंट है जैसे इससे अपना इकोनॉमी है, जीडीपी है, बढ़ सकता है। जैसे अपने यहाँ से या विदेशों में जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, बड़ी बड़ी स्टैचूज बने हुए हैं, तो वहाँ पे वो सब यूनिक लगता है, तो लोग उसे देखने के लिए विदेशों से जाते हैं। तो विदेश लोग अपने यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली जो अपने देश की इनकम है वो बढ़ सकती है वहाँ, और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ आएगी सर। तो लगता नहीं कि ये जो पैसा इतना इसमें हम खर्च कर रहे हैं मूर्ति बनाने में, यदि हम ये गरीबों के लिए, इनके लिए कुछ योजनाओं बनाने में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा भारत जैसे देश के लिए, जहाँ हम जो ये सर, ये दोनों तरफ से पॉइंट हो सकता है। जैसे अगर नहीं बनाते तो उतना रोजगार दे सकते थे लोगों को, उतना जैसे कुछ लोग हैं जो ना तो पढ़ पाते हैं ना कोई काम कर पाते हैं, उनके लिए भी हो सकता था, लेकिन वो सर प्राइमरी था, वो पैसा थोड़े टाइम के लिए उनको बांट सकते थे, लेकिन उनकी जो परमानेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकते थे सर। तो इसमें जो है अपना परमानेंट इनकम होगी इंडिया के लिए। जैसे अपने पास जीडीपी, क्या है जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक आता है जीएनपी भी आता है, जीएनपी और जीडीपी, इनमें जीएनपी, हाँ, इनमें अंतर क्या है दोनों में? जीडीपी एंड जीएनपी में सर एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा था, रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। चलिए ठीक है। आपने बीकॉम किया ना? यस सर। ख्याति, गुडविल। यस सर। गुडविल, ख्याति, गुडविल। यस सर। गुडविल वो चीज़ होती है, जैसे प्रॉफिट और गुडविल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। गुडविल होती है जैसे वो एक इंडिविजुअल इंसान कमाता है या इंडिविजुअल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कमाती है। सर मैं एक शॉपकीपर के एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे कोई शॉपकीपर है, वो अपना गारमेंट्स बेच रहा है, तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बेच रहा है, तो प्रॉफिट के लिए बेचेगा तो उतना उसके पास कस्टमर हो सकता है आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, बट अगर वो अपना बिहेवियर उसके साथ अच्छे से रखेगा, उन्हें अच्छे से ट्रीट करेगा, उन्हें अच्छे ऑफर्स देगा जैसे मार्केट में चल रहे हैं, तो उसकी गुडविल बढ़ेगी। उसकी गुडविल बढ़ेगी तो एक व्यक्ति जानेगा तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज़रूर बोलेगा, तो उससे उसकी गुडविल और बढ़ेगी। तो ये गुडविल हुई सर। गुडविल के टाइप सर नहीं पता मुझे। चलिए, इसमें नाम आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, हाँ, इससे क्या होता है शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में सर जैसे कोई कंपनी है, अपने यहाँ सेंसेक्स है और निफ्टी है। निफ्टी में 50 कंपनीज आती है और सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, टॉप 30 होती हैं। तो वो जो अपना कंपनी आगे चलाने के लिए वो अपना खुद का पैसा नहीं लगाती है, वो इन्वेस्टर को देते हैं अपने शेयर्स मतलब अपना वो उसका हिस्सा होते हैं, अंश होता है, तो वो अपना अंश उन इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, तो वो शेयर्स होते हैं सर। तो शेयर्स में उनको जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट को देखकर वो प्रोत्साहित होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, तो अपना पैसा कंपनी में लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स सर जो मेरे पास कैपिटल है,
जो मेरे पास सामान है, अगर अपन इजी लैंग्वेज में बोले तो जो मेरे पास सामान है अवेलेबल है वो मेरी असेट्स हो गई सर। लाइबिलिटीज़ जैसे सर लोन हो गया तो वो मेरी लाइबिलिटी है, जो मुझे पे करना है, जो जाना है मेरे पास से वो लाइबिलिटी है सर। मुझे ये बताइए, जैसे आज का हम युग देखते तो हम इंटरनेट का युग बोल सकते हैं, हर जगह डिजिटल डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है जहाँ अभी भी इस क्षेत्र पर काम हो रहा है, लेकिन इसके एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल कर आता है कि आजकल आप छोटा सा बच्चा है तो वो भी क्या कर रहा है, यूट्यूब प्ले कर रहा है, आप देखेंगे उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सही है क्या? यूट्यूब हो गया, जो डिजिटल मीडिया है, ये बच्चों में चलन बढ़ रहा है, ये नुकसान है क्या, या इसको भारत में बैन करना चाहिए जैसे चाइना में बैन कर दिया गया? अदर आप कंट्रीज में देखेंगे तो रोक लगाई गई है, भारत में क्या है? ये सर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे कि अगर बच्चा समझदार है, 3-4 साल से बड़ा है, तो अगर वो उस पर कुछ कर रहा है तो टेक्नोलॉजी की साइड वो बढ़ रहा है। बट इसका नेगेटिव पॉइंट भी है सर वो जो किताबों से जैसे पहले बच्चे आगे बढ़ते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, तो उनको वो चीज़ें सब याद रहती थी, इरिटेट नहीं होते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा आगे होते थे। अभी जैसे बच्चे अगर मोबाइल में हैं तो लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो रहा है उनका, और जैसे पढ़ाई में है तो उनमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं सर, उसमें इन्वॉल्व, मोबाइल में इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब इसको बैन होना चाहिए या ये चीज़ें ठीक है? नो सर बैन नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल अपने घर से स्टार्ट हो सकता है। जैसे बच्चा है तो उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक वो 15 ईयर्स 16 ईयर्स का ना हो जाए तब तक उसको मोबाइल नहीं देना चाहिए सर, इन सब चीज़ों की। आपने बीकॉम सीए किया ना, तो कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए आपको 6 महीने का मतलब एक सेमेस्टर रहा होगा आपको? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जो था आपका, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताया था? यस सर। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको पावर पॉइंट, MS ऑफिस के जितने भी हैं, MS ऑफिस के जितने भी आते हैं वो सब पढ़ाए होंगे? यस सर। पावर पॉइंट पढ़ा होगा? यस सर। इसमें अगर हमें न्यू पेज निकालना है, कहाँ से निकालना है? न्यू पेज सर लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट ऑप्शन फाइल होता है, उसमें फाइल में जाकर सेकेंड ऑप्शन होता है, न्यू पेज करके होता है, उस पर क्लिक करने से न्यू पेज आपका ओपन हो जाएगा सर। और वाटरमार्क पहले तो ये बताओ वाटरमार्क क्या होता है? सर मुझे नहीं पता। आपने वाटरमार्क तो अपने नोट्स बनाए होंगे या नोट्स कहीं से दिए होंगे, उसमें तो वाटरमार्क देखा होगा? नो सर, वाटरमार्क के बारे में सर मैंने पहली बार, वाटरमार्क जो वर्ड है वो पहली बार सुन रही हूँ। चलिए ओके, थैंक्स। करते हैं। थैंक यू सर।